कि मैं आपको इतना अर्सा हो गया, मुझे हो गया, आपको पता है कि 2-3 लाख ये हलवा है यहाँ पे, इट्स हलवा। एक्चुअली अगर मैं आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो 60% जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स वगैरह हैं वो तो बस आप ये कह लें कि ढंग टपा हुई हैं। मतलब वो बस वो चाहते हैं कि लड़के हमारे पास आए, हम उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज दें, और वो फिर ऐसा होता है कि वो लड़के यहाँ पे आकर रोल रहे होते हैं। पाकिस्तान से स्किल, अगर आप बार्बर का काम सीख के आते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख के आते हैं, अगर आप प्लम्बर का काम सीख के आते हैं, तो अब यहाँ पे अच्छी वो तो हमारे बच्चों के पास है ही नहीं। वो तो स्कूल यहाँ तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इंटर कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं। Exactly. उन्होंने तो पापा की प्रिंसेस है वो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ही बात। वो तो फिर मैगडी में ही लगेंगे। मैगडी में लगेंगे। घर से मैं गया था इस्लामाबाद, तो मैंने कहा यार जाके चेक कर लेते हैं। वैसे यूजली गार्ड अंदर नहीं आने देते, तो मैंने ब्लफ किया था कि भाई मेरा आ गया, और मैं वैसी ईमेल लगाई, तो उसने मुझे जाने दिया कि क्या पता आ गया उसको। तो मैं गया तो अंदर आया हुआ था। तो कुछ दोस्त थे जिनको बुलाया, रैश का किया, लेकिन वो दोस्त वो क्या कहते हैं कि नमक हराम आस्तीन के सांप ही होते हैं। मे बी वहाँ पे बैठे लोगों को तकलीफ़ हो इस बात से, बट द रियलिटी तो रियलिटी होती है। मैंने यहाँ पे देखे, चाहे गोरे दिल में जो मर्जी सोचें, जो मर्जी करें, बट व्हेन दे ग्रीट यू विद स्माइल। लेकिन अगर कुरान पाक में लिखा हुआ है लानतुल्लाहिल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, और सबसे ज़्यादा झूठ हमारे मुल्क में बोला जाता है। Hi guys, this is me Said Kazim Adil Rizvi. I'm starting a new episode of series in which I'm gonna talk to amazing people who have come to UK, पाकिस्तान से उनकी जर्नीज कैसी रही, उन्होंने क्या हासिल किया। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमजा समी। थैंक यू हमजा फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। हमजा, अगर मैं थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताने जाएँ खुद से, बिफोर आई बिगिन माई सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद यू, कि आपकी खुद की क्या जर्नी रही है, बैकग्राउंड पाकिस्तानी। मैं आज़ाद कश्मीर बाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वाले साहब सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। तो जो मैंने अपनी एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, वो इस्लामाबाद से हासिल की थी, पंजाब कॉलेज से पढ़ा था। फिर मैं ACC की तरफ चला गया, और इवेंचुअली उसी टाइम ही मुझे पता लगा कि जो UK में ACC के बेस पे आपको एडमिशन मिल रहा है मास्टर इन फाइनेंस अकाउंट में, विद अडॉफ रूट था वो। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। अडॉफ रूट, ADF अडॉफ रूट होता है वो। उसका क्या मतलब है? अडॉफ रूट का मतलब होता है जो ACC के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप मास्टर्स के साथ दे सकते हो। आपको आप जो एग्ज़ाम जो ACC के आप यूनिवर्सिटी में दोगे, उससे आपको ACC में एग्जाम्पशन मिलेगी, और साथ साथ आपको मास्टर्स की डिग्री भी मिलेगी UK से, यूनिवर्सिटी की। तो मैं थोड़ा सा समझाएं आप मुझे। पंजाब में ACCA कर रहे थे आप? जी, इस्लामाबाद से ACCA कर रहे थे। जी जी जी। और साथ में आपने बैचलर्स किया हुआ था? नहीं, मैंने FSC के बाद ACC किया था। ACC वो वाहिद चीज़ है, आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। और मैं तो जो पाकिस्तान में है उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि FSC में टाइम बर्बाद करने, अगर आपका पैशन है कि आपने ACCA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। FSC कराची का इंटरमीडिएट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? फर्स्ट सेकंड ईयर कॉलेज टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप मैट्रिक के बाद भी ACCA कर सकते हैं, और उसी में आपको इंटरमीडिएट की डिग्री भी मिल जाएगी। ACC आपको बैचलर्स की डिग्री भी देता है, ACC आपको मास्टर्स की डिग्री भी देता है। सो मीनवाइल आपने यहाँ पे ACCA शुरू कर दिया था, तो आपने पाकिस्तान में ACCA शुरू कर दिया। कितने आपने पेपर क्लियर कर दिए थे? अब पाकिस्तान से मैंने 9 पेपर्स क्लियर किए थे। 9 और पेपर? हाँ, फिर तो आपने सोचा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ? फिर मैं यहाँ पे आया था। मैं यहाँ पे आप ACCA करने आए थे? जी, मैं यहाँ पे ACCA विद मास्टर इन फाइनेंस अकाउंट करने आया था। ओह अमेजिंग। यानी 2 डिग्रीज एक साथ करने आए थे, एक ही डिग्री थी? ये 2 डिग्री का कॉम्बो है, ये ACCA विद मास्टर इन फाइनेंस। अच्छा, एक ही डिग्री है, लेकिन इट्स लाइक एन एमएलगेमेशन। इट्स अ कॉम्बो। आपके पास मास्टर की डिग्री भी आती है, आपके पास ACC की भी सर्टिफिकेट आता है। ऑलराइट। ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है, जो UK बेस है। तो जो ACC है वो टोटली UK बेस है, और जो मास्टर्स है वो फिर मास्टर इन फाइनेंस अकाउंट है, वो यहाँ UK की यूनिवर्सिटी से किया। हाउ लॉन्ग इज दिस जर्नी फॉर? इट्स बीन 2 years 2 months आई एम हियर। तो और ये डिग्री अभी 6 महीने रहते हैं, 6 months। तो टोटल ये अराउंड 3 years तक आपको ले जाती है। 3 years 2.5 years to 3 years तक। सही है। थोड़ा सा मुझे बताएगा, मैं इस पे वापसी आऊँगा, लेकिन आपकी मोटिवेशन क्या थी? आप वहाँ पे थे, आपने क्या वहाँ पे गौर किया कि आप यहाँ पे आ गए? देखिए, अगर आप पाकिस्तान में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी डिग्री, कोई इंजीनियर भी है, कोई भी है, जब आप वो जॉब वाली साइड पे जाता है या किसी भी साइड पे जाता है, तो जो उसकी सैलरी होती है वो उसकी स्टार्टिंग 20,000, 15,000, 25,000 होती है। और जो उसके बाद जो उसे क्या कहते हैं, एक्चुअली 1-2 साल भी वो लगा देता है, तो उसकी एक सैलरी, एक मैक्सिमम कैप ही रहता है उसका 2 लाख 3 लाख, ये कैप होता है। और मैक्सिमम है
और आप यूके में, आपको इतना अरसा हो गया, मुझे हो गया, आपको पता है कि 2-3 लाख ये हलवा है यहाँ पे। इट्स अ हलवा फॉर अस। तो ये एक मेरे अंदर थी कि भाई अगर मैं बाहर जाऊँगा, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, अब मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा मुझे। और यहाँ पे आके जितना मुझे एक्सपोजर मिला, जितनी मुझे एक्सपीरियंस हुआ लोगों से, देखिए जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो आपको एक चीज़ अंदाज़ा होती है। आपको क्या अंदाज़ा होता है कि दूसरा किस नज़र से सोच रहा है, दूसरा क्या देख रहा है, और दूसरे की क्या अच्छी खासियत है जो आप उसको कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। आपको लोग, डिफरेंट लोगों का माइंडसेट पता लगता है कि पूरी भाई वो दुनिया क्या के लोग सोचते हैं। आए हुए होते हैं। एग्जैक्टली आपको हर कम्युनिटी, हर मुल्क, हर जगह से आपको लोगों का पता लगता है कि हाँ भाई क्या ऐसा है, क्या चीज़ है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अगर एक फैक्चुअल बात करें, लंदन यूके के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स होगा कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे होंगे। पूरी दुनिया के लोग, हकीकत है। Exactly, हकीकत है। तो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू वर डूइंग ACCA बैक होम? I was 24 years old. 24। Yeah. तो आप 24 ईयर की एज में फिर आप यहाँ पे आ गए? हाँ एग्जैक्टली 24, 25 की एज में मैं यहाँ पे आ गया था। 23 एंड हाफ, 23 से 24 के बीच में मैंने Alright. स्टार्ट किया। और 20, क्योंकि 1 साल मैंने वहाँ पे पढ़ा भी है ना, ठीक है। फिर मैं 2 साल पहले यहाँ पे आ गया जब मैं 25 साल का था। तो स्ट्रगल मुझे बताएगा, आपने कैसे अप्लाई किया, क्या करना होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कहाँ गए, कंसल्टेंट यूज़ किया? ऐसे था कि मुझे, मतलब अब जो ACCA की हम किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं पाकिस्तान में, वो मेरी यूनिवर्सिटी की बुक्स ही हैं। BBP इसका नाम है। 2 बुक्स हैं, एक कैपलान है और एक BBP है। तो हमें जो था कि BBP यूनिवर्सिटी है, जैसे हमें पता लगा BBP ये कोर्स कर रही है, तो हमें किसी कंसल्टेंट से जाके, BPP का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म, हमें ये 2 भाइयों के बीच, 2 भाइयों की ये यूनिवर्सिटी है, तो फुल फॉर्म तो आज तक मुझे खुद भी नहीं पता क्या नाम भी नहीं है। एग्जैक्टली। सिर्फ BBP उसको कहा जाता है। BPB। BPP, ऑलराइट, P and double P। ऑलराइट, BPB। ओके। तो उससे क्या कहते हैं, फिर ये हुआ कि कंसल्टेंट के पास सिर्फ हम यूनिवर्सिटी, हमने कंसल्टेंट को ये नहीं कहा कि आप हमें यूनिवर्सिटी बताएं कहाँ पे हम जा सकते हैं, हम ये करें। हमें पहले से ही पता था मुझे कि भाई क्या सीन है, क्या नहीं है। तो फिर मैंने कंसल्टेंट को कहा ये यूनिवर्सिटी है। वो कंसल्टेंट उनके साथ एफिलेटेड थे यूनिवर्सिटी के साथ, तो फिर उन्होंने एडमिशन वगैरह कराया। और वो पहले से एफिलिएटेड थे इस यूनिवर्सिटी के साथ, थैंकफुली। हाँ थैंकफुली Alright. कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो हमको पता है यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशन उनका होते हैं, relations लिंक होते होते हैं, सारा कुछ होता है। हैं। एक चीज़ मुझे बताएगा, तो एट दिस पॉइंट आपने खुद क्यों नहीं किया, और आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को खुद अप्लाई करना चाहिए, और दे शुड डू अ कंसल्टेंट? वाज कंसल्टेंट बेनिफिशियल फॉर योर केस इन एनी सर्कमस्टेंसेस? देखिए मेरा मानना है कि एडवाइजरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। क्योंकि जो एडमिशन और बाकी कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन वो 1-2 ही हैं, मतलब हज़ारों में। लेकिन अगर आपके पास कोई एडवाइज़र होगा, एडवाइज़र और वो भी अच्छा वाला, ये नहीं है कि हर कोई एरा वगैरह से आप चले जाएं और उससे पूछ जाएं। आप अपनी भी एक पूरी रिसर्च करें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं किस शहर में जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, इधर इस डिग्री का क्या फ़ायदा है। अब ये ना हो कि आप कंसल्टेंट के पास उठ के जाएं और उसको बोलें कि भाई आप मुझे डिग्री बताएं, मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे डिग्री बताएं, मैं किस डिग्री में जा सकता हूँ। यानी मैं समझ गया, और मैं भी इस बात को सेकंड करता हूँ। यू शुड ऑलवेज यूज एन एक्सपर्ट एडवाइस इन योर लाइफ, और एक नहीं बहुत रखें, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन एट द एंड यू शुड हैव योर इनपुट एज वेल। आपकी ज़िंदगी में ना किसी मेंटर को होना बहुत ज़रूरी है। मेंटर के बगैर आपकी ज़िंदगी, मेंटोर के बगैर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बेमानी है। जो मेंटोर होता है वो आपको गाइड करता है इस चीज़ में, तो ज़िंदगी में एक मेंटोर बहुत होना चाहिए। और कंसल्टेंसी में मेंटोर जो होते हैं आपके, वही होते हैं जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपको बताएंगे क्या नहीं। इवेंचुअली अगर मैं आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो 60% जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स वगैरह हैं वो तो बस आप ये कह लें कि डंग टपा हुई हैं। मतलब वो बस वो चाहते हैं कि लड़के हमारे पास आए, हम उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज दें, और वो फिर ऐसा होता है कि वो लड़के यहाँ पे आकर रोल रहे होते हैं, बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि भाई हम किधर आ गए हैं, बड़ी सख्त यूनिवर्सिटियाँ हैं, फीस के इनके बड़े सख्त रोले हैं, बाकी चीज़ें। तो वो ये होता है कि बस, लेकिन इनमें लड़कों की गलतियाँ होती है क्योंकि उनको बस नशा होता है कि किसी तरह यूके में आ जाए। तो यूके में जब आए आप डिग्री अपनी एक रखें कि भाई ये डिग्री मुझे वहाँ पे क्या फ़ायदा देगी, प्रोफेशनल जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिनेरियोज होंगे, तो ये सारी चीज़ें अपनी जहन में रख के तो फिर यहाँ पे आए। हमजा भाई मुझे एक चीज़ बताएगा, आप जब वहाँ से यहाँ पे आए तो सारी जो आपकी ACCA के पेपर्स थे वो आपने दोबारा दिए, या फिर वो ACCA के पेपर्स इन्होंने एक्सेप्ट किए? नहीं, मुझे एग्जाम्शंस दी, और जो बाकी एग्ज़ाम्स थे वो मैंने यहाँ पे दिए।
और मुझसे गलती बस एक ये हो गई कि मेरे जो मोस्टली एग्ज़ाम्स थे वो मैंने इनसे एग्जाम्शन नहीं ली, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में आ गया कि यार 2.5-3 साल का वीज़ा है, तो अगर मैंने एग्जाम्शन ली तो कम हो गया 1 साल का हो जाएगा, क्योंकि हम नादान थे इस चीज़ में थोड़े। तो फिर हमें वो जो 3 साल का मुझे वीज़ा मिल गया, लेकिन ये हो गया उसमें मुझे एग्जाम्शन जो थी जो मेरी अराउंड 7 बनती थी, और मुझे जो मेरे फंडामेंटल से पहले वाला था फाउंडेशन लेवल, सिर्फ उसकी एग्जाम्शन मिली। मुझे फंडामेंटल्स अच्छा, आपने खुद नहीं ली कि आपका वीज़ा टेन्योर आपने कहा कि कम ना हो जाए? एग्जैक्टली, बिल्कुल इसलिए, लेकिन ये मेरी गलती थी। ये कैसे गलती थी कि वीज़ा टेन्योर आपका फिर वो? हाँ, क्योंकि अगर वो 1 साल पे मेरा वो मास्टर्स का वो हो जाता, तो उसके बाद PSW था, जॉब अब भी, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, तो वो जॉब का सारा सिनेरियो सारा कुछ बहुत पहले से हो जाता। अच्छा, यू कुड हैव बीन अ वर्किंग प्रोफेशनल अर्ली ऑन। एग्जैक्टली। मुझे फिर एक चीज़ बताएगा, आई एम कमिंग बैक टू योर यूके लाइफ वेरी अर्ली, जल्दी से आता हूँ उस पर। मुझे बताएगा, तो आपने वहाँ पे गए कंसल्टेंट को आपने बताया इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यू अप्लाइड थ्रू कंसल्टेंट, BPP की कोई वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया? नहीं, फिर उनका लेटर आया? ऑफर लेटर उनका आया था, जो सब कुछ कंसल्टेंट ने आपने फीस पहले पे कर दी थी उनको? नहीं, ऑफर लेटर के बाद की थी, उन्होंने कहा था ऑफर लेटर के बाद मैंने उनको फिर से। अच्छा, तो आपने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए थे? नो मनी डाउन? नो मनी डाउन। अच्छा, जब ये अच्छा है, दिस इज अ गुड थिंग, वरना हमेशा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड अकाउंट में डालने ही पड़ते थे पैसे। एग्जैक्टली। तो ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जो मैं सुन रहा हूँ कि बगैर या ऐसे नहीं, ऑफर लेटर का ऐसा होता है कि ऑफर लेटर के टाइम पे वो आपसे वो नहीं मांगते, मतलब कोई फीस यूके यूनिवर्सिटी नहीं मांगती? कोई भी नहीं मांगती। ऑफर लेटर में सिर्फ आपको बताते हैं कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फीस है, ये सब कुछ है। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों के लिए। हाँ, पहले आपको हाँ आ गया, फिर क्या करना होता है? फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। पहले पैसे देने होंगे फिर इंटरव्यू? नहीं, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसके बाद पैसों की बारी आती है, उसके बाद आप पैसे देते हैं। पैसे कहाँ देते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट में या कंसल्टेंट को दे दिए वो चला गया? आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराते हैं। आपका इसका कंसल्टेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करवाते हैं, कंसल्टेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कंसल्टेंट के अकाउंट में जमा कराएंगे, आपका कैश आ जाएगा। जैसे ही कैश आएगा, कहने का मतलब कैश होता है आपका कंफर्मेशन लेटर होता है, जो कि यूनिवर्सिटी ने आपको फुल फॉर्म होती होगी, कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप? हाँ, ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसे कुछ, बिल्कुल ऐसे है। स्पॉन्सरशिप की कंफर्मेशन होती है, तो वो आपको आ जाती है। फिर जैसे ही वो आती है तो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट पड़ी होती है, जो इसलिए 1 महीने की पड़ी होनी चाहिए आपके पास, 1-2 महीने ओल्ड होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट मतलब? बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक में इतने पैसे पड़े होने चाहिए कि आपका जितना टेन्योर का वीज़ा है वो उसमें आप की रिहाइश से लेके आपके जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस तक है वो उसमें शो हो कि हमारे पास ये अकाउंट में पैसे पड़े। जब मुझे एक चीज़ बताएगा यहाँ पे, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ताकि मैं पूरी जर्नी बच्चों के लिए फॉलो करवाना चाहता हूँ ना, कि उनको वैल्यू मिले हमारी पॉडकास्ट से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपने वहाँ पे किया, आपका कैश आ गया, ठीक है, अकाउंट में आपने, उन्होंने आपको बता दिया होगा इस अकाउंट में आपने पैसे डालने हैं, तो किस अकाउंट में, बैंक अल हबीब में डालने हैं, मेट्रो में डालने हैं? नहीं, ये आपके अपने अकाउंट में आपको डालने पड़ते हैं, या फिर आप अपने गार्डियन जो फादर होते हैं। यूनिवर्सिटी जो कहती है कि आप हमारे, वो पैसे नहीं मांगती यूनिवर्सिटी कि आपका इंटरव्यू हो गया, आप आ गए। जी एग्जैक्टली, वो अपने बैंक अकाउंट, यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट तो उनके बैंक अकाउंट में कैसे होता है? मैं मिजान बैंक जाके बोलूँ कि इसमें बैंक डाल दें, इनका लॉयड्स में डाल दें? आपके इंटरनेशनल जो होता है ना, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, या फिर कोई जिनके रिश्तेदार यहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे फीस पे कर देते हैं। लेकिन ये वेस्टर्न यूनियन के तहत भी होता है, तो ये बैंक टू बैंक जाती है, बैंक से एक बैंक से दूसरे। तो हमारी यहाँ बैंकिंग आज तक ये सर्विस नहीं दे रहा, पाकिस्तान देता है। मिजान में जाऊँ और बोलूँ पाकिस्तान, जी पाकिस्तान से आप यहाँ पे भिजवा, बस वो करेंसी रेट हमसे ऊपर का लेंगे। हाँ, बहुत ऊपर का लेंगे वो जो नॉर्मल रेट है उससे मे भी 10 रुपये ऊपर हो। अदरवाइज फिर आप वेस्टर्न यूनियन वगैरह के थ्रू या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को गए कि अगर फैमिली मेंबर ने अपने अकाउंट से पे किया वो, तो नाम तो उनका आ रहा होगा, तो उसके अंदर वो कोई फर्क अच्छा, वो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी अकाउंट से पे कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट से? तो वो आप पे करके फिर उनको कैसे पता होता है कि मैंने पे कर दिया? वो यूनिवर्सिटी को, मतलब आपको पता, आपने यूनिवर्सिटी को पे कर दिया अपने रेफरेंस नंबर से, जो कैश। अच्छा, रेफरेंस नंबर डालना होता है ना आपने, जो दिया होता है कैश करना चाहिए, तो वो दिया होता है, वो यूनिवर्सिटी को पता लग जाता है, फिर आपका विदिन 1 और 2 वीक्स आपका कैश आ जाता है। चाहिए कैश पहले आता है पैसे देने के बाद में? बाद में आता है। अच्छा, बाद में आता है, इंटरव्यू पहले होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएगा, आपका कैश आ गया तो आपका वीज़ा अब कैसे आएगा? आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, आप जेरी ऑफिस है जो इस्लामाबाद में भी, मैंने इस्लामाबाद से किया। गैरीज है, VFS है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो कैसे होगा अब अप्लाई?
आपको ऑनलाइन जाके पोर्टल पे उनको अपॉइंटमेंट बुक करवाना है? पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे आप, आपको ब्रोकर से मिल जाते हैं जो जल्दी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, या फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराते हैं और फिर वीज़े का आप इंतज़ार करते हैं। और कितने टाइम में वीज़ा आ जाता है? प्रायोरिटी बेस पे करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आ जाता है, किसी का 1 दिन में भी आ जाता है और दूसरी तरह किसी का 2-2 महीने भी नहीं आता। ये तो कोई बहुत अच्छा टाइम है, 5 किसी का दिन। 1 महीने, हाँ किसी का आपका कितने टाइम में आया था? मेरा 10 डेज़ में आया था। वाह। और मैंने प्रायोरिटी बेस पे भी प्लान किया था। मैं तो वैसे ही घर से मैं गया था इस्लामाबाद, तो मैंने कहा यार जाके चेक कर लेते हैं। वैसे यूजली गार्ड अंदर नहीं आने देते, तो मैंने ब्लफ किया था कि भाई मेरा आ गया, और मैं वैसी ईमेल लगाई तो उसने मुझे जाने दिया कि क्या पता आ गया उसका। तो मैं गया तो अंदर आया हुआ था, और जो मेरे साथ था दूसरा लड़का जो उधर बैठा हुआ था मेरे से बात कर रहा था, वो 1.5 महीने से इंतज़ार कर रहा था, उसका भी नहीं आया था अभी। उनका आखिर में आया? उस टाइम उनके से उसके बाद बात नहीं हुई ना, अच्छा, बात नहीं। उस दिन उसका नहीं आया हुआ था। आपको ऑल द वे प्रोसेस कितना लगा अप्लाई करने, पहली बार अप्लाई करने से यहाँ पे आने में? यानी 2 महीने लगे थे? जो नेचुरली प्रोसेस है वो 2-3 महीने लगे थे। 2-3 महीने लगे थे। आपको बीच में IELTS भी करना पड़ा था? हाँ, आइल्स मैंने किया था बिल्कुल। A1 या कौन सा, अगर आपको थोड़ा याद आए? एकेडमिक किया था मैंने, जो है आइल्स किया था। 2 होते हैं, एक जनरल होता है, एक एकेडमिक होता है। Alright, तो मैंने एकेडमिक किया था और मेरे 7.5 तो शायद जब से याद नहीं। ठीक है, तो अब चलें थोड़ा नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ की लाइफ पे। आप यहाँ पे आ गए, व्हाट वर द चैलेंजेस एज एन इमिग्रेंट विच यू फेस्ड? क्योंकि वो लोग जो यहाँ पे आएंगे तो उनको पहले से कुछ एक हेड स्टार्ट मिल जाए। देखें, मेरे आने से पहले मेरा यहाँ पे एक दोस्त था, तो उससे मैं गाइडेंस तो लेता रहता था, तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी। फिर मुझे उसी ने पिक किया, रहाइश का बंदोबस्त भी उसी ने किया हुआ था, तो अच्छे दोस्त मिल गए थे। अच्छे दोस्त होते हैं कुछ। हमजा भाई, बिफोर आई कम टू योर चैलेंजेस विच यू फेस्ड एज एन इमिग्रेंट व्हेन यू कम ओवर हियर, आई जस्ट वांट टू क्विकली आस्क यू, पैसे कितने लगे? बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार मैं 2 साल पहले आया था, तो करेंसी रेट कोई अराउंड 235 कुछ ऐसे था, जो मुझे याद पड़ता है। 235 या 40 था। यानी आप जल्दी से ऊपर जा ही रहा था। प्रोसेस पे लगा लें तो 2.5 साल पहले लगा लें, क्योंकि जो पैसे वगैरह जमा करने होते हैं ये सारा कुछ। तो मेरा उस टाइम अराउंड 30 से 35 लाख जो था खर्चा आ गया था मेरा सारा। हाँ, टिकट विकेट मिला के या टिकट हटा के? टिकट हटा गए। टिकट मुझे बड़ा इकोनॉमिकल पड़ा था, 72,000 का मुझे पड़ा था। ये कैसे? ये मैं बैठा हुआ था ऑफिस में एक एयरलाइन के, तो वो कह रहे थे ना कि हमारे पास टिकट मतलब नहीं है, कोई फ्लाइट्स नहीं आ रही, बड़ी बात की आ रही थी इस तरह। तो कह रहे थे आप भी ऑनलाइन सर्च करें। मैं ऑनलाइन सर्च किया तो कोई एक जो थी ब्रोकर कंपनी, वो 79,000 का टिकट दे रही थी। तो मैंने उनको बताया भाई ये डेट है, 8 जून थी मेरे ख्याल से, ये डेट है, तो आप चेक कर लें, इसमें एक टिकट आ रही है, अवेलेबल है। उन्हें चेक किया, कहते हाँ है 72,000। मैंने कहा 72,000, 79,000 मैंने यहाँ पे देखे। मैंने कहा कर दे भाई, बुक करें, आप क्यों देख रहे हैं? तो बस वो फ्लाइट बुक हो गई और मैं आ गया फिर यहाँ पे। इतने पैसे तो ऐसा है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद आने के रिटर्न टिकट में लग जाते हैं। 55,000 वगैरह, 60,000, अब तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो चलें जल्दी से यहाँ की मज़ेदार लाइफ में आते हैं। चैलेंजेस विच यू फेस एज एन इमिग्रेंट व्हेन यू केम ओवर हियर? सच जब मैं शुरू में आया था, मेरे दोस्त ने पिक किया, उसी ने रहाइश का बंदोबस्त किया हुआ था। फिर पाकिस्तान से जान पहचान कितना रेंट दिया जिस जगह पे आप आए? मैंने दिया था 250 रेंट दिया था बस महीने का। हाँ, So it was a sharing room. It's a sharing room. Alright. And how many people were in that room? In that room, 3 people. 3 people. और this was a double bedroom. अगर पाकिस्तानीज हमारे कराची वाले या इस्लामाबाद वाले anywhere कोई बच्चा आना चाहता है, तो prepare in your mind if you are going to get yourself a single bedroom, तो single bedroom आपको 700-800 कम से कम आप रख लें माइंड। लंदन और इस जगह पे हाँ 700-800। क्योंकि मुझे लंदन का माइंड है। आपका लूटन वगैरह, आप लूटन से हैं? मैं लूटन, यूनिवर्सिटी मेरी लंदन है क्योंकि, लेकिन मैं पहले दिन आया ही लूटन हूँ, तो फिर वो लूटन ही रह गया। सिंगल बेडरूम वहाँ पे 500 होगा। हाँ एग्जैक्टली 500 तक है। और अगर आप शेयरिंग में चले आए तो आपको वहाँ पे 250-300, यहाँ पे शेयरिंग पे 450 पाउंड्स में बात हो रही है वो। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, तो आपका फिर जर्नी कैसे शुरू हुई? आप यहाँ पे आए, रेंट दिया? क्योंकि मेरे पाकिस्तान से ही जान पहचान थी, सोशल लाइफ थी मेरी, तो यहाँ पे जाने वाले काफ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे सिक्योरिटी और स्टीवर्ड वगैरह का बताया। तो स्टीवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीवर्ड? वो सिक्योरिटी होती है लेकिन विदाउट बैज होती है। वो आप फुटबॉल स्टेडियम्स और इधर उधर कर सकते हैं, इवेंट्स आते हैं, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है,
तो मैंने स्टार्टिंग में वहीं से मेरी शुरुआत हो गई, तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सही। हाउ मच वर दे पेइंग यू? आप कितना कमा रहे थे महीने में? बता दें, पर आवर पे तो जाऊंगा बिल्कुल ही, कि महीने में, ताकि पता लग जाए हमें कि महीने में, क्योंकि यू आर अलाउड 20 आवर्स राइट लीगली? या एग्जैक्टली, लीगली अलाउड 20 आवर्स, यस। तो हो जाते थे अच्छे खासे। और यहाँ पे मैं लीगली समझाना चाहूँ, लीगली का मतलब ये है कि आप जो लीगली 20 आवर्स अ वीक आपको अलाउ होते हैं, और वो दूसरा इलीगल नहीं है, लेकिन दैट्स नॉट परमिसिबल टू द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग ओवर हियर। एज इन कि आप अगर वो करोगे तो आपको वो डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, Exactly, उसको बिल्कुल वो ये बात है। 20 आवर्स से ऊपर वो कैश इन हैंड काम कर रहा है। तो कैश इन हैंड अगर आप काम करेंगे रेस्टोरेंट में कहीं भी, तो आप एक्सप्लॉइट होंगे। एज इन कि वो आपको जो बेसिक पे है, जो 10 या 11 पाउंड पर आवर है, 11.44 11 पॉइंट, वो आपको उससे कम देंगे, आपको 6 पाउंड देंगे, 7 पाउंड देंगे। एग्जैक्टली। आप कोई वैसे इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन ये आपके एजुकेशन क्राइटेरिया में जिसके थ्रू आप आए, उसके अंदर यूके गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती यू वर्क कि मोर देन 20 आवर्स। और उसमें ये कि जो यहाँ पे टेक वेज और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं स्टूडेंट्स को इसी तरह, क्योंकि उनको पता होता है नीडी होते हैं जो लोग करते हैं, फिर उनको 4 पाउंड 5 पाउंड पर आवर देते हैं और उनसे दबा के काम भी लेते हैं। तो कई लोग तो उनको पैसे भी नहीं देते, ट्रेनिंग करवा के भी बहा देते हैं। तो ये भी सारे हैं साइड इफेक्ट्स इस चीज़ तो इसके मुझे बताएगा कि फिर भी अगर एक बच्चा आया, शुरू में देखें ही इज़ अ यंगस्टर 23, 25, 26, वो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मुझे दोनों चीज़ें बताएगा। अगर चलें वो एक्सप्लॉइट हो गया, वो पूरे महीने में कैश इन हैंड वो वगैरह कितना कमा सकता है टोटल? अगर वो टेक वेज वगैरह में काम कर रहा है और इलीगली इस तरह कमा रहा है तो 1000-1200 तक कमा लेगा, 1000-1200 कमा लेगा, क्योंकि बहुत कम रेट होते हैं। So would you think by earning this much amount, would he be okay to pay his fees? आप अपनी कर पाए? मेरा ये था कि मैं काफ़ी फीस घर से जमा करा के आया था, और जो बाकी थी वो जो मैंने जॉब की, अपनी जॉब से फिर मैंने पे कर लिया। तो जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सबको पता है, मतलब इवेंचुअली जो कैश इन हैंड उस तरह करके फिर अपनी फ़ीस जमा कराते हैं, उसके बगैर वो फीस जमा नहीं करा सकते। यानी अगर कैश इन हैंड वगैरह करें तो बच्चा मेट कर जाएगा अपनी न्यूज़ के, पाकिस्तान से हेल्प ना लेनी पड़े? हाँ, वो कर सकते हैं। यानी दिस इज़ अ हेड ऑफ, क्योंकि मैं भी यही कहूँगा, मेरे भी कुछ जानने वाले यंगस्टर्स हैं, ये तो माशाल्लाह महंगी डिग्री करने आए हैं मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ सस्ते कोर्सेज भी होते हैं, मैंने देखा यूनिवर्सिटी, अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी महंगी हो गई हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी महंगी हो गई, और क्योंकि पाउंड का रेट भी तो बढ़ चुका है ना, अब 3 अराउंड मेरे ख्याल 360। कम से कम मुझे कोई, आपको अगर है मेरे दिमाग में कि कम से कम अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए आए, एक ईयर की जो है वो अराउंड 11,000-12,000 पाउंड होती है। 7-8 में नहीं होता? 7-8 हज़ार पाउंड में कोई एक साल का 7-8 हज़ार का कोई भी नहीं है डिप्लोमा आना? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। 11-12 से शुरू, 11-12, 10 पहले 7-8 होगा, अब 11-12 हो चुका है। पहले कहीं 3-4 साल पहले 9-10 होगा, 8-9-10 ढूंढ ढांड के। अपनी मेरी खुद यूनिवर्सिटी की टोटल फीस 21,000 थी पर ईयर? नहीं, ये 2.5 साल की थी। 2.5 साल के, तो 2.5 साल के लिए तो एक बड़ा अच्छा स्केड्यूल था आपका। लेकिन ये सारी पेमेंट अपफ्रंट थी या फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता देनी? नहीं, आस्ता आस्ता गए थे, आहिस्ता मैंने 60-70% करा दी थी, तो फिर आस्ता तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको लीनियंसी देती है कि आप इतने टाइम में इंस्टॉलमेंट करके? इंस्टॉलमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट ऑफर करती हैं कि भाई पीबीबी बीबीपी करती है? वो करती है ऑफर। बाकी हेडफोर्डशायर मेरे ख्याल से करती है, बाकी इस तरह यूनिवर्सिटीज़ कुछ करती हैं और कुछ बिल्कुल लेनी नहीं है इस मामले में। ठीक है। सो इसके अलावा और क्या चैलेंजेस से आपको जॉब मिल गई? यू आर गेटिंग, आपने शुरू आके स्टीवर्ड वगैरह आपने जॉब की, सिक्योरिटी, एंड इट्स लाइक अ हार्ड जॉब, लेकिन बट इफ़ यू आर यंग यू कैन डू इट। आई वुडंट सजेस्ट एनी पर्सन हु इज़ लाइक 35 और 40 वो आके ये करे। वुड यू सजेस्ट? आई डोंट नो, यंगस्टर्स को आके। लेकिन 35-40 वाले करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और करने का नहीं होता। आप हमेशा अगर आप यूके आना चाहते हैं, आप अपने साथ स्किल लेके आए। स्किल आपको कहीं भी मार नहीं खाने देगी। अगर आपके पास स्किल है, आप यूके में भी बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप इसी जॉब्स में ना स्टक करके रह जाएंगे। एलेबोरेट स्किल ओवर हियर, स्किल से आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्किल कोई भी हो सकता है, स्किल छोटी स्किल से लेके बड़ी स्किल हर चीज़ हो सकती है। यानी 23-24 साल में बच्चा है, उसकी स्किल ही क्या है? पाकिस्तान से स्किल, अगर आप बार्बर का काम सीख के आते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख के आते हैं, अगर आप प्लम्बर का काम सीख के आते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छी वो तो हमारे बच्चों के पास है ही नहीं। वो तो स्कूल, यहाँ तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इंटर कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, उन्होंने तो पापा की प्रिंसेस है वो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ही बात है। वो तो फिर मैकडी में ही लगेंगे, मैकडी में लगेंगे। तो मैकडॉनल्ड्स वो अगर सीख के आते हैं वहाँ से,
तो एक अच्छी खासी यहाँ पे अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। फिर वैसे जब वो PSW में चले जाएंगे तो अपनी कंपनी खोल सकते हैं, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की, 12 पाउंड में कंपनी खुल जाती है। इतने पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये स्किल हमारे पास भी नहीं है, इफ़ यू आर ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमें कभी ये जो वोकेशनल वर्क होता है सिखाया ही नहीं जाता है। हम लोग तो आपको सीख के आना चाहिए ताकि आप यहाँ पे बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं। इधर इनकी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे आप बताएगा, और कोई चैलेंजेस आपने फेस किए शुरू में पर्सनल, फ्रेंड्स से, फैमिली से? क्योंकि यहाँ पे तो होता है कि पराया मुल्क है, रात को खाने को नहीं है, कहीं सोने को नहीं। हाँ, ऐसे तो बहुत चैलेंजेस फेस किया। अब जो कुछ मतलब अब जब मैं थोड़ा सेट हो गया, मतलब 4-5-6 महीने हुए, तो कुछ दोस्त पाकिस्तान से आ रहे थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा यार चले मैं आपके लिए रहाइश का करता हूँ, वो सारा कुछ करता हूँ। तो कुछ दोस्त थे जिनको बुलाया, रहाइश का किया, लेकिन वो दोस्त वो क्या कहते हैं कि नमक हराम आस्तीन के सांप, आस्तीन के सांप ही होते हैं। तो वो उनको यही लगा कि भाई इसका, वो दरअसल पता क्या होता है, आप जब किसी के साथ नेकी करते हैं ना तो लोगों को होता है कि भाई इसका इसमें ज़रूर कोई फ़ायदा होगा, तो आपको फिर हकारत और ये इस नज़र से देख रहे होते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया और उन्होंने ये सोचा कि भाई इनसे मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, उनसे मैं कुछ, हालांकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, एक जनरली दिल के तौर पे था कि भाई आप करें। यूके में किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं है, तो लेकिन उनको यही था। तो फिर उन्होंने तो जगह जगह मशहूर कर दिया कि भाई ये तो इसने हमसे कुछ हासिल किया है और ये ऐसा है वैसा है। तो लेकिन मैं कभी बोदर नहीं किया, क्योंकि जो मेरा मानना है कि मैंने अपनी तरफ से दिल से तसल्ली होकर उनकी मदद की, उनको भी पता मैंने उनकी मदद की और अल्लाह को भी पता। तो वो बोलते रहे, जो मर्जी करते हैं, लोग क्या सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ऐसा ही है। हालांकि मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ कि उसके बाद मैंने एक घर जो है अपने नाम लिया, टेनेंसी एग्रीमेंट 3 बेडरूम हाउस का था, अपने नाम लिया। तो मैं जो होते हैं ना जिनके पास अगर पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको भी घर में रखा है। मैं फुल ऑफर कराता था, यार चलो अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है, उसको रहाइश में कोई प्रॉब्लम है, 2-3 दिन इधर रह के फिर कहीं वो अपना देख ले। तो अब इसमें भी ऐसा हुआ कि काफ़ी जो दोस्त थे, दोस्त तो नहीं कहते उनको, लेकिन वो उस टाइम दोस्त थे, तो उनको भी ऐसे ही लाया और रखा। लेकिन वो 3-4 महीने बाद वो फुर हो गए, धोखे शोखे देके इस तरह। लेकिन वो ये बात होती है, ये चीज़ें आपकी आदतों का बता देती हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। फुर हो गए, you mean to say they didn't give you the rent which they owed? एग्जैक्टली, रेंट नहीं दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा। और बातें सुना के लोगों के आगे बातें करना चाहिए, देखो ये हमसे रेंट लेता है, अपनी जेब से तो मैं रेंट नहीं दे सकता ना, ज़ाहिर सी बात, आप घर पे रह रहे हैं, आपको भी रेंट देना है। तो वो ऐसे बात करते थे, वो जी हमसे भी इतना रेंट लेता और इतना रेंट लेता है, हालांकि जो नॉर्मल सबका रेंट होता था वो इसी तरह था। और कभी कभार ऐसा होता था 2-2 महीने बाद देते थे, और जो 2 महीने के उनके रेंट होते थे मैं अपनी जेब से पे कर रहा होता। उनको लगता था वो रेंट लेके कमा रहे हैं, भाई ये इस तरह कर रहा है। ठीक है। तो मुझे बताइएगा आपकी फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस था व्हेन यू वर थिंकिंग टू गो ओवर देयर? इट इज़ अ हार्ड स्टेप, क्योंकि अगर मैं यूरोपियन और यूके वगैरह से यहाँ के भी लोगों से बात करता हूँ, सो दे आर ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि हम कैसे अपनी माँ की दुनिया छोड़ के आके यहाँ एक दुनिया शुरू करते हैं। मेरा कुछ ऐसा सीन था कि मैं लास्ट 10 ईयर से हॉस्टल लाइफ गुजार रहा था, तो घर से दूर था मैं। और जब मैंने अब्बू वगैरह को बताया कि मैं जाना चाह रहा हूँ, तो वो खुश हुए थे कि यार बाहर जा रहा है, सिटी, मतलब अपना फ्यूचर, मेरे फ्यूचर का उन्होंने सोचा। भाई बिल्कुल ठीक है, उन्होंने फुल सपोर्ट की थी, वालदा ने भी, वालद ने भी, घर वालों ने भी, तो भरपूर सपोर्ट की थी कि आप बाहर जाओ, आप सीखो, आगे बढ़ो। तो मेरे वाले सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या करना होता है। तो उन्होंने फुल सपोर्ट की थी इस मामले में। पाकिस्तान गए आप आने के बाद? हाँ, मैं गया था एक बार, लास्ट ईयर अक्टूबर में गया था मैं। फॉर हाउ लॉन्ग? 1 मंथ। मेरे भाई की शादी थी, तो मैं माशाल्लाह अचानक ही गया था, किसी को बताया नहीं था मैं। तो what did you feel when you went back home? Like, was there any difference after living here for 2 years? You get a big difference. ये मैं इस पॉइंट को लाना चाह रहा हूँ। जब मैं एयरपोर्ट में, क्योंकि मैंने घर वालों को बताया नहीं था मैं आ रहा हूँ, एयरपोर्ट में उतरा, टैक्सी कराई। जब टैक्सी कराई, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो लैन है और बाकी चीज़ें उसकी बड़ा वो रखते हैं ना कि गाड़ी इधर से इधर ना हो जाए, वो ना हो जाए। और वो जो गाड़ी वाला था वो लैन के बीच ऐसे करके चला रहा था, ऐसे मैं सोचूं यार भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलो। और फिर मैं सोचा यार मैं क्या करूँ, इधर तो ऐसे ही चलाई जाती है गाड़ी। तो इन्वायरमेंट का बड़ा डिफरेंस था, आबो-हवा का बड़ा डिफरेंस, क्योंकि आप जबकि आपको सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन यू गेट अब्सॉर्बेंट आफ्टर लिविंग लाइक 700+ डेज आप रह के जगह। आप जब यहाँ पे आते हैं, आपको पता है कितनी तरोताज़ा हवा मिलती है, चाहे जो मर्जी हो जाए, गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर भी आपको हवा बड़ी
पुरस्कून मिलती है यहाँ पे, लेकिन आप जब वहाँ पे जाएंगे आपको मिट्टी, गर्द-बुगारी सारा चीज़। अब मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, मतलब मुझे कहना यार ये देखो उधर जाके बदल गया, ये एक डिफरेंस सच है, sorry, डिफरेंस सच है। जो फील होता है वो होता है। अब अगर हम वहीं पे रहते तो हम भी आपकी तरह ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये देखो यार क्यों बात कर रहा है, लेकिन अब हमने फील किया, आप जब डिफरेंस फील करते हैं फिर आपको पता चलता है। तो उधर के कोई फ़ायदे आपने महसूस किए वहाँ से आए के? एज एन फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी कि मैं कहता हूँ यार मुझे फिर भी यही पसंद आ रहा है। नहीं, पाकिस्तान से तो मोहब्बत आपकी जाती नहीं है ना, पाकिस्तान से ख़ासतौर पर मेरी इस्लामाबाद से मोहब्बत नहीं जाती, और इसी तरह अपने इलाके से मोहब्बत नहीं जाती। फैमिली की याद भी सबको आती है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है। विदाउट सेक्रीफाइस तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, विदाउट रिस्क तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये मेरा मानना है। मुझे एक चीज़ बताएगा, क्योंकि ACCA के हवाले से लोग ACCA के बच्चे बहुत देखेंगे, वाई डिड यू ऑप्ट फॉर ACCA? आप कुछ और भी कर सकते थे। एक तो यूके की डिग्री थी वो, और यूके आना था मैंने, और दूसरी जो उसका पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप अकाउंटेंसी, आपको हर फील्ड में ज़रूरत पड़ती है अकाउंटेंट की, कोई फील्ड ऐसी नहीं है। अगर आपने ऑफिस खोला है ना तो आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है हर सूरत। तो आप खुद देख सकें कितना बड़ा स्कोप है इस चीज़ में, और जब आपको एक ऑफिशियली चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा तो वाई नॉट। मुझे एक चीज़ बताएगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है? स्टडीज़ आपने वहाँ पे भी की, ACCA कर रहे थे, यहाँ पे भी ACCA कर रहे हैं? ACCA में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि बुक्स और सब कुछ सेम होती हैं, आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें उसमें बड़ा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे स्टडी बड़ी इजी है, बाकी जो बुक्स वगैरह हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स में आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे बहुत ईजी है। पाकिस्तान में तो इजी, कैन यू एलिब्रेट? इजी कैसे, क्या एग्जाम होता है इसका? नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट बेस होते हैं, असाइनमेंट्स जमा करानी पड़ती है। टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा क्या नहीं, यहाँ पे तो मोस्टली स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे सेटल होने आते हैं, और वो इतनी स्टडी को फोकस नहीं करते, बस असाइनमेंट्स भी कहीं से बनवाते हैं, तो ऐसे ही वो निज़ाम चलाते हैं। तो पाकिस्तान में भी असाइनमेंट होते थे? हाँ, पाकिस्तान में होते हैं असाइनमेंट बेस, लेकिन वहाँ पे आपकी अटेंडेंस देखी जाती है, आपका टीचर से रवैया और ये सारी चीज़ें आपको देख के आपको GPA देते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब ACCA में एग्जाम नहीं होते? मेरे ACCA में तो एग्जाम होते हैं, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं ACCA की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके वहाँ पे ACCA एग्जाम होते थे और यहाँ पे भी सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम। लेकिन असाइनमेंट आप कह रहे हैं कि यहाँ पे असाइनमेंट भी देने होते, वहाँ पे भी असाइनमेंट होते होंगे? हाँ, हमारे असाइनमेंट्स नहीं होते, जो बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह है ना, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके होते हैं असाइनमेंट्स, तो हमारे ACCA वगैरह के असाइनमेंट्स नहीं होते, हमें एग्जाम देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर पढ़ना पढ़ाई ईजी लगी? ACCA की पढ़ाई इजी नहीं, लेकिन जो बाकी लोगों की पढ़ाई है बहुत ईजी। सही। आपको यहाँ पे आपकी पढ़ाई मुश्किल लगी? सेम लगी। वो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, वो एक ही स्ट्रक्चर बेस्ड आ रही है, एक ही स्ट्रक्चर बेस, एक ही बुक है, एक ही सारी चीजें, वो सेम है। डोंट माइंड माय क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई डिडंट कम ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, आई केम ऑन अ डिफरेंट रूट, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं, जॉब मार्केट, आप यहाँ पे आए, यू स्टार्टेड वर्किंग एज और जॉब्स जो आपने बताई, नथिंग रॉन्ग विद दैट, वी टेक इमेंस प्राइड, हक हलाल की कमाई, लेकिन उसके बाद जॉब मार्केट आपके लिए थोड़ी बेहतर हुई एज यू अप्रोच मोर टाइम? हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने अप्रोच, जैसे जैसे मेरी बढ़ती गई, ताल्लुकात बढ़ती गई, कम्युनिकेशन लोगों से होती गई, तो फिर मैंने प्रॉपर्टी के ऑफिस में बैठना शुरू किया, और वहाँ पे जो है वहाँ पे काम शुरू किया। तो अभी तक मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, अपने जो NI आवर्स हैं वहीं पूरे कर रहा हूँ। रियल एस्टेट वर्क कर रहे हैं? जी, और दैट्स नाइस माशाल्लाह, दैट्स एन ऑफिस है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये एक्सपोजर है, सारा कुछ है, तो ऑफिस जॉब है और आराम से वो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अब अगर मैं थोड़ा आपसे बात करूँ कि ये सवाल मेरा आखिर के लिए था, लेकिन अब मैं ये पहले लाना चाहता हूँ क्योंकि इट्स रिलेटेड टू योर वर्क, के फ्यूचर में डू यू सी योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन अकॉर्डेंस विद योर प्रोफेशन, क्योंकि आप तो यहाँ रियल एस्टेट की फील्ड में जा चुके हैं? देखिए, अभी तो बॉडी शुरू हुई है ना, अब ये कहीं तो लिखा नहीं हुआ कि अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में हो गया तो आप कुछ और कर नहीं सकते, आप अपने पैशन के पीछे नहीं जा सकते। आपको मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं अकाउंटेंसी की फील्ड में होते हुए मैं अपने साथ बाकी चीज़ें बिजनेस चला सकता हूँ, बाकी चीज़ें चला सकता हूँ। तो आपको आगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? यहाँ पे और ACCA ग्रेजुएट्स होंगे, यहाँ के भी होंगे, अकाउंटेंट्स वैसे भी होंगे, तो मैं जॉब मार्केट जानना चाह रहा हूँ। एक होता है
कॉन्फिडेंस एक होता है, वर्क कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाजमी होना चाहिए कि आप जॉब सिक्योर कर लेंगे, और उसके लिए कोई इतनी बड़ी मेहनत, कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं मारना पड़ता, बस आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है। जब आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे कि कैसे जॉब, आप जो ऑलरेडी फर्म्स में जॉब कर रहे हैं आप उनसे मिलें, बात करें कि उन्होंने जॉब कैसे सिक्योर की, क्या क्या होता है, वो चीज़ करें, फिर इंटरव्यू के लिए तैयार करें। हर किसी एक से ना लें, बाकी हर चीज़ से पूछेंगे भाई आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना, तो इवेंचुअली आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। इज बिफोर हैंड, बट आई रियली वांट टू आस्क यू, लाइक आपके अभी आगे आगे आप ये सर्च करेंगे तो प्रैग्मेटिकली, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हाउ इज़ द जॉब मार्केट लुकिंग लाइक अभी के लिए? अगर अभी कोई ACCA करके निकले, कॉन्फिडेंट हो, ही इज़ गुड इन कम्युनिकेशन एज वेल, ऑलराइट इन स्पीकिंग इंग्लिश, graceful, presentable, would he be getting a job? First they will give him an internship. So when they started the internship, so after I think there is a probation period of 6 months. तो 6 months के बाद वो उसको फिर अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे जो Alright, that's जो good then. अराउंड 35 to 40K से स्टार्ट हो गए। That's a very good salary. That's a very good salary in starting. तो और एक इंटर्नी के लिए बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क वीजा के बाद आपको PSW के बाद, एजुकेशन के बाद जब आप sponsorship. इंटरव्यू दे रहे हो कहीं तो उनसे स्पॉन्सरशिप का आपको एक रिसर्च लाजमी कीजिए कि ये फार्मा ये स्पॉन्सरशिप देती है कि नहीं देती, क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है पूरा, एग्जैक्टली बहुत लंबा और बहुत बड़ा बहुत topic है। वास्ट टॉपिक है। पहले आप आ जाए, हाँ अल्लाह रास्ते बनाते हैं, मैं यही कहूँगा। एग्जैक्टली ये बात है। तो आप देखिए, आप जब उनको मेहनत करके दिखाएंगे, उनको आपका काम नजर आएगा तो वो आपको जाने नहीं देंगे, ऐसे ही है। वो आपको जाने नहीं देंगे, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। तो आपको काम दिखाना आपका काम है, सब कुछ करना आपका काम है। तो इसी तरह तो जिंदगी चलती है। चले अब थोड़े से मज़ेदार सवाल पे आते हैं, जो थोड़े से बहुत हमने टेक्निकल सवाल किए हैं लोगों के लिए। कल्चरल और सोशल आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस गुजरा है, हाउ वाज इट डिफरेंस देन बैक होम इन पाकिस्तान? बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मे बी वहाँ पे बैठे लोगों को तकलीफ हो इस बात से, बट द रियलिटी तो रियलिटी होती है। मैंने यहाँ पे देखे, चाहे गोरे दिल में जो मर्जी सोचें, जो मर्जी करें, बट व्हेन दे ग्रीट यू विद स्माइल। आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, बुरा नहीं मनाएंगे इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आपकी साथ साथ चलती रहेंगी, और साथ साथ जब आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। ये काम के बड़े पक्के हैं, ये ज़बान के बड़े पक्के हैं, टाइम के बड़े पक्के हैं ये लोग। और 4 बजे ऑफिस बंद करके चले गए चले गए हैं, अपना पर्सनल नंबर आपको कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, ये ऐसे है। और ऑफिस वर्क में ऑफिस का काम, ये इन्होंने उसके बाद कोई, और ऑफिस वो आवर्स के बाद अगर आपको कॉल करेंगे, अगरचे कर ली उन्होंने, वैसे तो वो नहीं करेंगे, अगर कर भी ली तो कोशिश करते हैं वो जो कौन सी आईडी होती है, वो जो ट्रैक ना हो सके उस नंबर से करते हैं, जो रियल्टर्स वगैरह होते हैं अक्सर, कि वापसी उनको कॉल बैक उनके टाइम पे आए। और प्लीज़ कह के, कोई भी इवन बॉस भी है ना, वो जब आपको कोई काम दे रहा होगा आपको प्लीज़ कह के देगा, कि काइंडली कह के देगा कि यार ये कर लें आप। ये जो बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगा हमजा भाई कि एक इट्स अ ह्यूज कल्चरल डिफरेंस, कि हम लोग मुसलमान हैं नाम के, हम लोग उतने अच्छे से प्लेजेंट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउस योर डे, गुड, वो ग्रीट नहीं करते जितने अच्छे से। इनकी सोशल स्किल्स हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जो चीज़ एडमायर करने की वो करनी चाहिए। 2 चीज़ें हम में अच्छी होंगी, 2 चीज़ें इनमें बुरी होंगी, 2 चीज़ में वो वाली बात है। नहीं, इन पे बुराइयां हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितनी बुराइयां हम में, इनको तो नहीं पता ना इस्लाम क्या है। हमें तो पता है इस्लाम क्या है, लेकिन अगर कुरान पाक में लिखा हुआ है लानतुल्लाहिल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, और सबसे ज़्यादा झूठ हमारे मुल्क में बोला जाता है। हम मुसलमान बोलते हैं, सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, सबसे ज़्यादा झूठ हम मुसलमान, सबसे ज़्यादा झूठ हम लोग बोलते हैं। तो आप देख लें, बहुत कम गोरा होगा जो आपको झूठ बोलता हुआ नजर आएगा। उनके बच्चे अगर कोई बड़ा झूठ बोल रहा है तो बच्चे एकदम दुरुस्त करा देते हैं उनको, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। या बच्चे अगर थोड़ा वो कर लें तो उस चीज़ को डांटते हैं कि नहीं भाई आप झूठ कभी नहीं बोलना। वो हमारा तो ये होता है ना, कोई बाहर आया तो उससे बोल दो कि भाई घर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गोरा अगर नहीं मिलना चाहता, वो बच्चा आगे कहता है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहता। एग्जैक्टली, हाँ, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है या। तो ये सीन है सारा, वो आपसे इस तरह, हमारे तो बात बात पे झूठ बोला जाता है। तो बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है यहाँ पे, लोगों का देखने का, मिलने का, आपको जज करने का तरीका। आपको जज नहीं करते कोई लोग, ये लोग आपको जज नहीं करेंगे।
तो जैसे हम अगर मैकडी में मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं और जॉब्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ जज किया जाता है कि सिक्योरिटी में, यहाँ तो गोरा खुशी से कर रहा है, सालों साल कर रहा है और बस चला रहा है, अच्छी सैलरी कमा रहा है। एग्जैक्टली ये बात है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे एक चीज़ बताएगा कि यूनिक स्ट्रेंथ आपको क्या लगी थी जब आप यहाँ से अपने आए थे, और आपकी वीकनेस क्या थी? और मेरी एज अ पाकिस्तानी, यहाँ जनरली स्पीकिंग, कि आपकी कोई जनरली पाकिस्तानी हम आते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? मेरी जो स्ट्रेंथ मेरी थी कॉन्फिडेंस, और जो कि मेरा बच्चों में नहीं होता। हाँ, और जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, मैं किसी से बात करते हुए हिचकिचाता नहीं हूँ, और बातें करने से भी हिचकिचाता नहीं हूँ। और जो वीकनेस थी वो आपके क्लोज रिलेशन थे, जो वीकनेस नहीं रही। मतलब आप सीखते हो वक्त के साथ साथ, तो हमने सीख लिया था। तो आपको देखें, अगर आपको देखें ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना, तो आपको लोगों को उनकी लिमिट पे रखना आना चाहिए, उनको उनकी बाउंड्रीज़ बतानी चाहिए कि आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं। हाँ, अगर आप देखें, अगर आप एक महफिल में बैठे हैं, उस महफिल में सिर्फ लड़कियों की बातें हो रही हैं, या कल के खाने की बातें हो रही हैं, तो आप एक रॉन्ग प्लेस में बैठे हैं। आपको अपनी महफिल बदलनी चाहिए, अपने लोग बदलने चाहिए, इर्द गिर्द के लोग बदलने चाहिए, अपने दोस्त भी बदलने चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि वो आपको वो कहते हैं ना, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुझे आपकी ये बात से बड़ी खुशी हुई है, आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरे लिए भी ये बहुत बिल्कुल दिमाग में रखने की है। मैं अब जल्दी से इधर आऊँगा, थोड़ा सा रैप करते हैं कन्वर्सेशन को हमारी। आप क्या एडवाइस देते हैं पीपल परसुइंग ACCA या कोई भी डिग्री, पर्टिकुलरली ACCA, एंड व्हाट स्ट्रेटजीज, क्योंकि ACCA में आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ज़्यादा अच्छी एडवाइस उनको उसमें आप देखें, जब आप ACCA करें, आप ACCA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, जो 198 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है। आपको हर जगह आपको देखने को, आप जाएंगे, आपको वैल्यू किया जाएगा, आपको अंडर वैल्यू नहीं किया जाएगा। आपकी डिग्री की पहचान है, तो उसके साथ अगर आपका टैग लगता है मास्टर्स का भी, तो वो आपकी CV वैसे स्काई रॉकेट हो जाती है। तो आप ACCA लाजमी करें, और अकाउंटेंसी की कोई भी डिग्री हो, ये लाजमी करें, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसकी ज़रूरत हर जगह हर किसी को पड़ती है। और UK में तो छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। इवन कि टैक्सी ड्राइवर्स को भी एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से आप लगा लें कि छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ तक अकाउंटेंट की एक मांग है यहाँ पर। अब मेरा आखिरी सवाल हमजा भाई आपसे जाने से पहले ये है, थिंग्स जो कि आपको आने से पहले पता होती, थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर कमिंग ओवर हियर, जो आपको नहीं पता थी, वो आप लोगों को बताना चाहें कि ये चीज़ें अगर मुझे पता होती तो मेरे लिए बेहतर होता यहाँ की लाइफ में, काश मैं पहले से सीख के आता या पता होता। मिस जजमेंट, आप काफ़ी चीज़ें मिस जजमेंट कर लेते हैं। उसके अलावा भरोसा, क्योंकि हम पाकिस्तान में जिस जगहों पे बड़े हैं, दोस्तों के साथ रहें, तो वो तो ऐसी मतलब दोस्त होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों का असली रंग देखते हैं। तो अगर ये चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती कि लोगों को कैसे उनकी बाउंड्रीज़ में रखना है, कैसे क्या करना है, तो मे बी जो चीज़ मैंने 2 साल बाद अचीव किया वो मैं 1 साल के अंदर अंदर अचीव कर लेता। अब क्योंकि यार पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप डिप्रेस होते जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन में गया हुआ बंदा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पीस ऑफ माइंड ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, आपको लग रहा है ना कि आप चाहे जितना मर्जी आपका अच्छा ताल्लुक हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही और ये मेरे माइंड का वो बेड़ा गर्क कर रहा है, तो दूर हो जाएं। और ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जितनी जल्दी हो सके आप ग्रोथ करते जाएंगे, वरना जितना आप उसमें जाएंगे उतना ही कहते हैं दलदल में फंसता जाता है, फिर आप फंस ही जाएंगे वहाँ पर। So this has been a lovely conversation with Hamza Sami over here, and if you have enjoyed it, like करें, subscribe करें, and I would keep bringing such amazing guests, and in a short while I would be doing a podcast with amazing youngsters जो कि एक अच्छी डिग्री कर रहे हैं और वो एक ड्रिवन है, एम्बिशियस हैं, खुद कमा रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। नॉट जस्ट पीपल हु आर डूइंग लो इनकम जॉब्स, बट पीपल हु विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, गिव यू मोर एनर्जी, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सो हमजा, दिस हैज़ बीन अमेजिंग जर्नी, लवली पॉडकास्ट। वुड यू हैव एनी फाइनल वर्ड्स टू गिव द ऑडियंस ओवर हियर?
फॉलो योर पैशन और अल्लाह की जो रस्सी है उसको भी मजबूती से थामे रखें। मेरा तो आपको ये मानना है, अपने ईमान को पुख्ता करें। अल्लाह से हर चीज़ की होने की उम्मीद और अल्लाह के सिवा किसी और से ना होने की उम्मीद पे अगर आप कायम रहेंगे तो कामयाबी आपके कदम चुमेगी। एक आजमाई हुई बात है, ये एक आजमाई हुई बात है। तो जितना आप अल्लाह से करीब होंगे, जितना आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।